हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपको सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि हमारे जो पेपर होने वाले हैं, जो वनडे एग्जाम होने वाले हैं और अभी हालांकि जो चल रहे हैं उन्हीं के बेसिस पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए हम जो कि आज भी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, जो कि जीएस के 20 क्वेश्चन हैं उनके साथ लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया कि पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या है। पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या है? ऑप्शन ए दिया आपका रिस्टोर आवर अर्थ, ऑप्शन बी दिया आपका प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज, और ऑप्शन सी दिया आपका एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन डी दिया इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ठीक है, इसकी बात करें पृथ्वी दिवस। अगर पूछे पृथ्वी दिवस मनाया क्या जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया था? मनाया था आपके 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया था? आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पूछा पृथ्वी दिवस का 2023 का थीम क्या था? 2023 का थीम क्या था? तो 2023 अगर पृथ्वी दिवस की बात करें तो इसका थीम था आपका इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता रहा? फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता रहा। ऑप्शन ए दिया आपका फ्रांस, ऑप्शन बी दिया आपका क्रोएशिया, ऑप्शन सी दिया पुर्तगाल, और ऑप्शन डी दिया मोरक्को। क्या बात कर रहा है? फीफा वर्ल्ड कप, फीफा विश्व कप। अगर पूछे 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पर है, तो हुआ आपके दोहा कतर में, दोहा कतर में। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? दोहा कतर। अगर इसकी फाइनल मैच की बात करें, इसका फाइनल मैच किसके बीच हुआ था? तो हुआ था आपके फ्रांस, किसके बीच? फ्रांस और किसके बीच हुआ था? हुआ था आपके अर्जेंटीना के बीच। किसके? अर्जेंटीना के बीच। फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच का फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें अगर पूछे विजयी कौन रहा तो इसमें रहे आपके अर्जेंटीना, और उप विजेता कौन थी? उप विजेता थी आपकी फ्रांस की टीम। कौन थी? फ्रांस की टीम आपकी उप विजेता थी। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। क्या कि 2022 को विजेता, मतलब फीफा विश्व कप का कप 2022 को विजेता कौन रहा? ये आपके फ्रांस रही। अगर पीछे विजेता कौन रहा तो वो रहा आपकी अर्जेंटीना। कितने गोल की? तो ये 4 और ये 2 और 4 के हुआ था। एक ये भी आपका पेनाल्टी स्ट्राइक लगा था। ठीक है, किसके? पेनाल्टी आउट शूट में, पेनाल्टी आउट शूट में। ठीक है, ये फाइनल मतलब कहाँ से क्लियर हुआ था मैच? पेनाल्टी आउट शूट से क्लियर हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना की तरफ से 4 गोल दागे गए और फ्रांस की तरफ से आपके 2 गोल दागे गए थे। ठीक है, यानी अर्जेंटीना जो है ये 2022 फीफा विश्व कप का विजेता रहा और फ्रांस उप विजेता रहा। अगर पूछे इसमें गोल्डन बॉल किसे दिया गया? दिया गया था आपका लियोनेल मेसी को। क्या चीज? गोल्डन बॉल एक पुरस्कार होता है, एक होता है आपका गोल्डन बूट, अरे सॉरी, गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट, ठीक है, अगर पूछे गोल्डन बॉल किसे दिया गया? तो दिया गया था लियोनेल मेसी को। और पूछे गोल्डन बूट किसकी? गोल्डन बूट किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका किलियन एम्बाप्पे को क्या दिया गया? गोल्डन बूट। और इन्होंने इस कप के दौरान इन्होंने टोटल कितने गोल किए थे? टोटल 8 गोल किए थे। कितने? 8 गोल के साथ इन्हें गोल्डन बूट का पुरस्कार दिया गया था। किसे? किलियन एम्बाप्पे को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से
में से गांधी जी के करीबी महिला कौन थी? निम्नलिखित में से गांधी जी की करीबी महिला कौन थी? ऑप्शन ने दिया आपका मीराबेन, ऑप्शन भी दिया आपका राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन सी दिया आपका सरला देवी चौधरानी और ऑप्शन डी दिया यह सभी। इसकी बात का गांधी जी के करीबी महिला कौन थे? तो गांधी जी की करीबी महिला की बात करें तो कौन थी? ये सभी थी। कौन? यह सभी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ऑप्शन डी हमारा क्या होता है? सही आंसर होता है। अगर हम मीराबेन की बात करें, ये कहाँ की थी? ये थी आपकी ब्रिटेन की। कहाँ की? ब्रिटेन की थी। कहाँ की? ये ब्रिटेन की थी। ठीक, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था आपका मैडलिन स्लेड। मैडलिन स्लेड इनका क्या था? वास्तविक नाम था। मैडलिन स्लेड इनका वास्तविक नाम था। ठीक, और अगर हम राजकुमारी कौर की बात करें, राजकुमारी अमृत कौर, तो ये देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। ये देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। और इनकी अगर से मज़े की बात करें तो राजकुमारी कौर जो थी इन्हें मिट्टी से एलर्जी था। क्या था? मिट्टी से एलर्जी था। और इनके लिए जो थी आपके जो सेवाग्राम आश्रम था महाराष्ट्र में, वो क्या था? वो कच्चा था। क्या था? कच्चा था। और वहीं पर इन्हें 1936 में, कब? 1936 में छींक आने के कारण, मतलब छींक आ गई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने उसे पक्का करा दिया था। जिसके कारण महात्मा गांधी ने उन्हें उसे पक्का किया था। किसका? सेवाग्राम आश्रम, जो कि महाराष्ट्र यानी मुंबई महाराष्ट्र में था। तो वहाँ पर क्या था? इनको जो कि किससे? मिट्टी से एलर्जी थी। तो वो आश्रम कच्चा था, तो छींक आने के कारण जो कि महात्मा गांधी ने उसे पक्का करा दिया था। ठीक है। और अगर हम ऑप्शन सी सरला देवी चौधरानी की बात करें, इसकी सरला देवी चौधरानी की बात करें, तो इन्हीं ये भी किससे संबंधित है? भी आपके महात्मा गांधी से संबंधित है। ये भी आपकी महात्मा गांधी से संबंधित है। और एक महिला और थी। कौन थी? वो थी आपकी नीला क्रेमफुल। नीला क्रेमफुल, ये भी किससे संबंधित है? ये भी आपकी, इनको जाने दीजिए, बस इतना ही, तीन ही को लिखिए। ठीक है। कौन कौन? सरला देवी चौधरानी और राजकुमारी अमृत कौर और मीराबेन। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य स्थित कोण को कहते हैं। पश्चिम और उत्तर के मध्य स्थित कोण को कहते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं दिशाओं के बारे में। ठीक, ये कौन सा दिशा हो गया आपका? ऊपर हो गया आपका उत्तर, क्या हो गया? उत्तर। नीचे हो गया आपका दक्षिण, इधर हो गया आपका पूरब, और इस साइड हो गया आपका पश्चिम। क्या हो गया? पश्चिम। ठीक है। और अगर हम इस दिशा की बात करें, ठीक, ऊपर था आपका उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट साइड पूरब था और लेफ्ट साइड आपका पश्चिम था। तो पूछा आपका पश्चिम और उत्तर दिशा, पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य को क्या कहते हैं? अगर सब पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य की बात करें, इसे क्या कहते हैं? इसे वायव्य कहते हैं। क्या? वायव्य। और उत्तर और पूरब की बात करें तो उत्तर और पूरब को की दिशा क्या कहते हैं? ईशान। उत्तर और पूरब दिशा क्या कहते हैं? ईशान। अगर हम पूरब और दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर होता है आपका आग्नेय। आग्नेय दिशा किसे कहते हैं? पूरब और दक्षिण को। और पश्चिम और दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर होता है आपका नैऋत्य। नैऋत्य किसे कहते हैं? आपके पश्चिम और दक्षिण दिशा को। पश्चिम और दक्षिण दिशा को। हमारा क्वेश्चन था पश्चिम और उत्तर दिशा को। पश्चिम और उत्तर दिशा क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपके वायव्य। क्या कहते हैं? वायव्य। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी पोट्टी श्री रामुलु ने दलितों के किस अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी? दलितों के किस अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी? ऑप्शन दिया आपका शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन भी दिया आपका भूमि का अधिकार,
ऑप्शन सी दिया आपका मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार, और ऑप्शन डी दिया मत देने का अधिकार। ऑप्शन डी क्या दिया है? मत देने का अधिकार। तो किसकी बात कर रहा है? स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी कौन थे? पोट्टी श्री रामुलु ने दलितों के किस अधिकार के लिए, दलितों के किस अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी? तो लड़े थे आपके मंदिर में प्रवेश करने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़े थे। ठीक है, अगर सब पोट्टी श्री रामुलु की बात करें तो ये कौन थे? मतलब दलितों के लिए, मतलब दलितों के लिए मंदिर में मतलब तीन बार इन्होंने मतलब भूख हड़ताल भी किया था। किसके लिए? सिर्फ दलितों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार के लिए। ठीक है, अगर पूछे किस मंदिर के सबसे पहले किया था, तो किया था आपके नेल्लोर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कौन से? नेल्लोर जिला में एक मंदिर है, नेल्लोर के नाम से ही नेल्लोर मंदिर, नेल्लोर मंदिर। ठीक है, नेल्लोर मंदिर जैसे पवित्र स्थानों में प्रवेश करने के लिए, स्थानों में प्रवेश करने के लिए प्रवेश करने के लिए इन्होंने मतलब यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा सही आंसर? क्या? मंदिर में प्रवेश करने के अधिकार के लिए पोट्टी श्री रामुलु ने दलितों के किस अधिकार के लिए लड़े थे? तो लड़े थे आपके मंदिर में प्रवेश करने के अधिकार के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय प्रदान करने में 18 बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? 18 बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए दिया आपका तेलंगाना, ऑप्शन बी दिया आपका तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिया आपका केरल, और ऑप्शन डी दिया आपका कर्नाटक। तो किसकी बात कर रहा है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय प्रदान करने, क्या न्याय प्रदान करने में 18 बड़े राज्यों की मतलब इसमें गणना की गई थी, जिसमें पूछा शीर्ष स्थान पर कौन सा था, शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य था? तो शीर्ष स्थान की बात करें तो कौन था? कर्नाटक राज्य था। कौन था? कर्नाटक राज्य था। तेलंगाना की बात करें तो था आपके सेकेंड नंबर पर, यानी दूसरे नंबर पर कौन था? तेलंगाना। और तमिलनाडु था आपका थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर कौन था? तमिलनाडु। अगर हम यहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करें किस स्थान पर था? उत्तर प्रदेश आपका 18वें यानी सबसे अंतिम स्थान पर था, 18वें स्थान पर। न्याय प्रदान करने में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर, यानी सबसे लास्ट में। ठीक, अगर सही पे बात करें सबसे मतलब ये तो जनसंख्या के सबसे बड़े 18 राज्यों की गणना थी। अगर पूछे 1 करोड़ की जनसंख्या से कम मतलब जो राज्य हैं, छोटे 7 राज्य हैं, उनमें सबसे बड़े न्याय प्रदान करने में सबसे बड़े मतलब सबसे उच्च स्थान किसका था? यानी पहला स्थान किसका था? तो पहला स्थान था आपका सिक्किम का। किसका था? सिक्किम का। पहला स्थान था सिक्किम का, दूसरा स्थान था आपका अरुणाचल प्रदेश का। क्या? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का दूसरा स्थान था। इसमें कितने टोटल थे? इसमें टोटल 7 राज्यों ने भाग लिया था। और अगर फिर 7वें स्थान पे कौन था? 7वें स्थान पर था आपका गोवा। 7वें स्थान पे कौन सा राज्य था? 7वें स्थान पे आपका गोवा राज्य था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार भाटा का कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार भाटा का कारण है? ऑप्शन ए दिया आपका सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी दिया सुनामी, ऑप्शन सी दिया चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी दिया केवल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। किस बात का? ज्वार भाटा का कारण। ज्वार भाटा का कारण क्या है? तो ज्वार भाटा की बात करें तो ज्वार भाटा क्या है कि ज्वार भाटा जो है, ज्वार भाटा जो है ये पृथ्वी के घूमने और पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं। ठीक है, तो ज्वार भाटा की बात करें तो किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूमने के कारण, और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं। तो हमारा क्या हो गया? चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है। केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका सारनाथ, ऑप्शन बी दिया आपका चंपारण, ऑप्शन सी दिया आपका हम्पी और ऑप्शन डी दिया आपका कुशीनगर। ऑप्शन डी क्या दिया, कुशीनगर। किसकी बात कर रहा है, केसरिया स्तूप का। तो केसरिया स्तूप की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, ये आपके चंपारण बिहार में स्थित है। कहाँ पर, चंपारण बिहार में स्थित है। जैसे किसने बनवाया, जैसे अशोक ने बनवाया था। किसने, अशोक ने इसे बनवाया था। यह विश्व की सबसे बड़ी प्राचीन बौद्ध स्तूप के रूप में के नाम से प्रसिद्ध है। क्या, विश्व के सबसे बड़े प्राचीन बौद्ध स्तूप के नाम से प्रसिद्ध है क्या, विश्व के सबसे बड़े प्राचीन बौद्ध स्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा, केसरिया स्तूप। कहाँ पर है, आपके चंपारण बिहार में। किसने बनवाया था, यहाँ पे अशोक ने इसे बनवाया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कौन सा तट पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। कौन सा तट पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए दिया आपका काठियावाड़ तट, ऑप्शन बी दिया आपका कोंकण तट, ऑप्शन सी दिया आपका मालाबार तट और ऑप्शन डी दिया आपका कोरोमंडल तट। ऑप्शन डी क्या दिया, कोरोमंडल तट। अगर हम काठियावाड़ तट की बात करें तो कहाँ पर है, तो यह आपके कच्छ से दमन तक फैला है। कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात के कच्छ से कहाँ तक है, गुजरात के कच्छ से दमन तक। कच्छ से दमन तक है। ठीक है, काठियावाड़ तट कहाँ है, गुजरात के कच्छ से दमन तक है। ठीक, और कोंकण तट की बात करें तो आपके दमन से गोवा तक है। दमन से गोवा तक। और ये मालाबार तट की बात कर लें, मालाबार तट है आपके गोवा से कन्याकुमारी तक। गोवा से कन्याकुमारी तक। गोवा से कन्याकुमारी तक कौन सा तट है, आपके मालाबार तट है। और अगर से हम कोरोमंडल तट की बात करें तो ये क्या आपके पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है, ये आपका तमिलनाडु साइड में है। कहाँ पर, तमिलनाडु मतलब पूर्वी तट के साइड है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑपरेशन गंगा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ऑपरेशन गंगा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन यदि आपका अफगानिस्तान को खाद्य आपूर्ति करने के लिए एक मानवीय मिशन है। ऑप्शन बी दे रहा है आपका यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने का मिशन है। ऑप्शन सी दिया आपका स्वच्छ गंगा कार्य के तहत एक कार्य योजना है। और ऑप्शन डी दिया आपका गंगा की डाल्फिन की संख्या, मतलब गंगा में डाल्फिन की संख्या को बढ़ाने के लिए एक संरक्षण प्रयास है। तो इसकी बात करें ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है, आपके यहाँ आपका यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एक मिशन चलाया गया था। क्या, ऑपरेशन गंगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगर पूछे अफगानिस्तान को खाद्य आपूर्ति करने के लिए एक मिशन चलाया गया तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका देवी शक्ति मिशन कब चलाया गया था आपका अफगानिस्तान को खाद्य आपूर्ति करने के लिए एक मानवीय मिशन चलाया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। ऑप्शन ए दिया आपका कॉलिंग फेरल, ऑप्शन बी दिया आपका ब्रेंडन फ्रेजर और ऑप्शन सी दिया आपका ऑस्टिन बटलर और ऑप्शन डी दिया आपका विल निधि। ऑप्शन डी क्या दिया, विल निधि। तो 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, ये जीते आपके ब्रेंडन फ्रेजर। इसके लिए तो यह है आपका द वेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अभिनेता का द वेल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। ठीक, किसके लिए, द वेल। कौन जीते हैं, आपके ब्रेंडन फ्रेजर ने जीते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन के
अगर से इसमें पूछे अगर से अभिनेता में उन्होंने मतलब द्रविड़ में कौन सा रोल निभाया था, उन्होंने एक शिक्षक के रूप में इसकी शिक्षक की भूमिका निभाए थे, शिक्षक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, वह दर्पण क्या कहलाता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा होता है। तो ऑप्शन ने दिया आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन बी दिया आपका समतल दर्पण, ऑप्शन सी दिया आपका उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी क्या दिया, इनमें से कोई नहीं, तो क्या है, मुड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो मतलब पूछ रहा वह कौन सा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है बाहर की ओर मुड़ा होता है, बाहर की ओर मुड़ा होता है। तो कौन सा है, वो आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है क्या होता है, बाहर की ओर मुड़ा होता है। अगर हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की बात कर लें कि उत्तल दर्पण इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, इसका प्रयोग होता है आपका साइड कांच में, जैसे वाहनों के साइड कांच में पूछे किसका प्रयोग होता है, तो होता है आपके उत्तल दर्पण का। और होता है होता है आपका सोडियम, उसमें सोडियम परावर्तक लैंप में, सोडियम परावर्तक लैंप में भी किसका प्रयोग होता है, वह होगा आपके उत्तल दर्पण का। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, तो होता है आपके क्या होता है, सेविंग ग्लास में, सेविंग ग्लास के रूप में, सेविंग ग्लास के रूप में, ग्लास के रूप में। और होता है आपके जो वाहनों की हेडलाइट होती है उसके कांच के रूप में, वाहनों के हेडलाइट में कांच के रूप में, हेडलाइट के कांच के रूप में किया जाता है। ठीक है, कांच के रूप में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन था, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासक था। ऑप्शन ए दिया आपका मौर्य वंश, ऑप्शन बी दिया आपका शुंग वंश, ऑप्शन सी दिया आपका गुप्त वंश और ऑप्शन डी क्या दिया है, कुषाण वंश। ऑप्शन डी क्या दिया है, कुषाण वंश। इसकी बात करें नंद वंश, इसके नंद वंश। अगर पूछे नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो थे आपके महापदम नंद। ठीक है, महापदम नंद, नंद वंश के संस्थापक। ठीक, संस्थापक नंद वंश के संस्थापक पूछे कौन थे, होते आपके महापदम नंद, महापदम नंद। ठीक, ये मतलब कब, मतलब इसका स्थापना का मतलब नंद वंश को कब स्थापित किए थे आपके 344 BC में। अगर पूछे नंद वंश मतलब कितने से कब तक था, ये था आपका 344 से 322 BC तक, 344-322 BC तक क्या था, नंद वंश। इसके संस्थापक कौन थे, ये थे आपके महापदम नंद। तो पूछा नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन था, तो नंद वंश के बाद किसका था, ये था आपके मौर्य वंश का, इसका मौर्य वंश का। ठीक है, किसका, मौर्य वंश का शासन था। अगर पूछे मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो किए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। अगर पूछे पूरे टोटल मौर्य वंश का कार्यकाल कब तक था, 323 BC से 185 BC तक, 185 BC तक टोटल क्या था, मौर्य वंश था। अगर चंद्रगुप्त मौर्य वंश के कार्यकाल के बारे में बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल की बात करते थे आपके 322 से 298 तक, 322 से 298 तक। इसके बाद 298 के बाद कौन आ गए, वो आ गए थे आपके, कौन थे वो आपको कमेंट बॉक्स से बताइए कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। आप पूछे मौर्य वंश के क्या थे, मौर्य वंश की राजधानी की, मौर्य वंश की राजधानी क्या थी, मौर्य वंश की राजधानी क्या थी आपकी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो क्या हो गया, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन था, तो था आपका मौर्य वंश का। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य।
मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया बजट 2023-24 के अनुसार नई कर व्यवस्था के लिए छूट की सीमा क्या है? बजट 2023-24 के अनुसार नई कर की व्यवस्था के लिए छूट की सीमा क्या है? ऑप्शन ए दिया आपका 5 लाख, ऑप्शन बी दिया 10 लाख, ऑप्शन सी दिया 8 लाख और ऑप्शन डी दिया आपका 7 लाख। ऑप्शन डी क्या दिया है? 7 लाख। तो बजट 2023-24 के अनुसार नई कर के लिए अगर छूट की सीमा पूछत क्या है तो है आपकी 7 लाख। क्या है? 7 लाख। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। पहले क्या था? पहले 5 लाख पर कोई कर नहीं था, अब क्या कर दिया गया? अब उसे कर दिया गया 7 लाख। पहले 5 लाख पर कोई कर नहीं था, अब उसे क्या कर दिया गया? उसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। वंदना कटारिया ने वर्ष 2022 में खेल के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया आपका क्रिकेट, ऑप्शन बी दिया आपका फुटबॉल, ऑप्शन सी दिया आपका हॉकी, ऑप्शन डी दिया आपका कुश्ती। ऑप्शन डी क्या दिया है? कुश्ती। इसके बाद वंदना कटारिया। तो वंदना कटारिया कौन है? ये भारत की हॉकी स्टार है। कौन है? हॉकी स्टार। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है इस सही आंसर होता है। इन्हें क्या होगा? इन्हें 2022 में आपको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक, अब पूछे अगर से भारत की पहली मतलब हॉकी खिलाड़ी महिला हैं जो कि हैट्रिक गोल की हैं, हैट्रिक गोल करने वाली पहली महिला हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? ऑप्शन दिया अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी दिया अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी दिया अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी दिया अनुच्छेद 343। ऑप्शन डी किया दिया अनुच्छेद 343। तो दो हो गया ऑप्शन ए और डी ना। इससे क्या करते हैं? इसे 243 करते हैं। क्या? 243। ठीक, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा को लेकर? तो इसमें आपका अनुच्छेद ए यानी ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 में राजभाषा को लेकर कितने भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। कितने? टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक, और अनुच्छेद 280 की बात करें, अनुच्छेद 280 में क्या है? आपके वित्त आयोग से संबंधित है। किससे? वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग से संबंधित क्या है? अनुच्छेद 210 अरे 280। अनुच्छेद 110 की बात करें आपको धन विधेयक से क्या संबंधित है? आपका अनुच्छेद 110। और अनुच्छेद 243 की बात करें आपके पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था का संबंध है अनुच्छेद 243। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा को उल्लेख है? इसमें अनुच्छेद 343 में कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। टोटल 22 भाषाएं हैं। और पूछे अनुच्छेद 343 एक, अनुच्छेद 343 एक की बात करें, अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है? इसमें क्या गया है? मतलब देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाएगा। देवनागरी लिपि के बारे में बताया गया है। देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1942 में घटित हुई थी? निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1942 में घटित हुई थी? ऑप्शन ए दिया आपका रोलेट एक्ट पारित किया गया था, ऑप्शन बी दिया खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, ऑप्शन सी दिया आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, ऑप्शन डी दिया साइमन कमीशन का आविष्कार किया गया था। साइमन कमीशन का आविष्कार किया गया था। तो 1942 में कौन सी घटना घटी थी? यहाँ पर घटित है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। कब? 8 अगस्त 1942 को। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए दिया आपका गुरु नानक देव, ऑप्शन बी दिया आपका गुरु अंगद देव, ऑप्शन सी दिया आपका गुरु अमरदास और ऑप्शन डी दिया आपका गुरु रामदास। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपका गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। ठीक है, अगर पूछे इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका 1469 ईस्वी में। कब हुआ था? 1469 में।
1469 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तलवंडी पाकिस्तान। कहाँ पर? तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु पूछे, मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी आपकी 1539 में। कहाँ पर हुई थी? तो हुई थी आपकी क्या था? करतारपुर में। कहाँ पर? करतारपुर। करतारपुर ये भी कहाँ है? ये भी आपके पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान में ही है। तो सिख धर्म के पहले मतलब सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपके गुरु नानक देव। सिख धर्म में कितने गुरु हुए थे? टोटल 10 गुरु हुए थे। कितने गुरु? टोटल 10 गुरु हुए थे। अगर इनके सिख गुरु नानक देव के बारे में बात करें, इन्होंने संगत और पंगत व्यवस्था लागू किया था। संगत और पंगत मतलब लंगर व्यवस्था शुरू किया था। लंगर व्यवस्था पूछे कौन शुरू किया? तो मतलब शुरू किया था सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव ने लंगर व्यवस्था मतलब शुरू किए थे। और गुरु नानक देव की बात करते हैं, उनकी एक बुक थी। क्या नाम था उसका? जप्पू जी इनकी एक बुक थी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।